सर, सेकंड राउंड की बातचीत की भी जिक्र हो रहा है कि वो होने वाली है बहुत जल्द, और वो भी फिर पाकिस्तान में ही होने वाली है। पाकिस्तान का कद बढ़ गया क्या सर? देखिए, अगर भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखेंगे, तो दोनों संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल अब निर्विवाद हो गई है कि दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर कोई एक देश सबसे महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रहा है तो उसका नाम है पाकिस्तान। मतलब जिस संकट से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, परेशान है लोग, छोटे छोटे देश परेशान है, बड़े बड़े देश परेशान है। उस संकट में अगर कोई जाके वहां पे मीडिएशन कर रहा है और उसकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि ग्लोबल लेवल पे भी आज अमेरिका की साख बहुत बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। हम भारतीयों को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि हमको बुरी तरीके से चुभती है, और हम ये बार बार कहते रहे पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, एक आतंकवादी मुल्क है, जिसने भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश की है, निर्दोषों और मासूमों का कत्ल करवाया, यहाँ पे बड़े पैमाने पर कत्ल करवाया है। इसलिए हमारी उनके बारे में जो राय है वो बहुत अलग तरीके की राय है। लेकिन हम अगर अपने पूर्वाग्रह को किनारे रख दें तो ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आज की तारीख में पाकिस्तान की क्या भूमिका है। अब फर्ज करिए अगर ये भूमिका अगर भारत निभा रहा होता तो इस वक्त भारत के अंदर किस तरीके से मीडिया प्रचार कर रहा होता। हम तो अपने आप को विश्वगुरु मानते थे, हम तो कहते थे अंदर विश्व बंधु है, हम तो कहते थे कि यूक्रेन वॉर हम रुकवा देते हैं, यही तो हमारे दावे थे ना। आज इस पूरे युद्ध में हम कहां हैं? हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि ट्रंप साहब ने हमको फोन कर दिया, हम इस पे खुश हो जाते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों से हमारी बातचीत हो रही है। वेयर आर वी? क्या हम शांति दूत की भूमिका निभाने की स्थिति में हैं? क्या हमारा किरदार ऐसा हुआ कि दुनिया के तमाम देश, तमाम उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए, यहां बातचीत हो? ये तो स्थिति नहीं पैदा हो रही है। तो ये बात भारत को चुभती है, और ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से इस बारे में डिबेट होनी चाहिए कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति की यह हालत क्यों हो गई है कि आज हमारी बात जो हम पाकिस्तान के बारे में कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो दुनिया उस पर यकीन क्यों नहीं करती, और वो भी पहलगाम जैसे हादसे के बाद भी। पहलगाम में मासूमों का कत्ल किया गया, उनका धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में कितने देश थे? हमने अचानक सीजफायर कर दिया, हम क्यों अलग थलग पड़े? हम क्यों दुनिया, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में हमने अपने डेलीगेशंस भेजे ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहा है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देती है, उसकी पनाहगाह बना हुआ है। लेकिन दुनिया हमारी बात नहीं मानती। तो अगर दुनिया हमारी बात नहीं मानती है तो क्या ये हमें मंथन नहीं करना चाहिए? किन गलतियों की वजह से हम आज इस स्थिति में पहुंचे? हम तो तीसरी दुनिया के नेता थे, हम तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, हम तो सार्क के नेता थे। आज कहां हैं हम? हमसे कोई क्यों नहीं बातचीत कर पा रहा? क्यों नहीं बातचीत कर रहा? हम क्यों नहीं मध्यस्थ की भूमिका? जब कोरियन वार हुआ, दुनिया खतरे में पड़ी, तो जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की गई कि भारत इसमें मीडिएशन की, भारत ने मीडिएशन भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि हमने वो जो मॉरल हमारा जो लीडरशिप थी वो हमने खो दी है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में। जो मॉरल लीडरशिप थी, जब युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल के साथ जाएंगे, इजराइल की संसद में जाएंगे, जिसने गजा के अंदर 72,000 लोगों का कत्ल किया। हो सकता है उसमें 10,000 हमास के लोग, 20,000 हमास के लोग हों, लेकिन 50,000 मासूमों का आपने कत्ल किया। एक पूरी के पूरी आबादी को तबाह करने का काम किया, पूरी ज्योग्राफी को अपने मटिया मिट कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा जेनोसाइड है, और वो भी टीवी कैमरे के सामने सब कुछ हो रहा था, और पूरी दुनिया एक तरीके से मूक दर्शक बनी हुई थी, और भारत जिसको लीडरशिप लेनी चाहिए थी उसने वो लीडरशिप नहीं ली। तो जब आप नैतिक आभा खो देते हैं, जब आप सच को सच कहने की, झूठ को झूठ कहने की आदत खो देते हैं, ताकत खो देते हैं, वो नैतिक आभा खो देते हैं, तो फिर दुनिया आपको उस नजर से नहीं देखती जैसे भारत को देखा है। भारत बहुत गरीब देश था, जब आजाद हुआ भारत बहुत गरीब देश था, लेकिन भारत के नेताओं की और भारत की सभ्यता की पूरी दुनिया में इज्जत थी। आज हमने वो इज्जत हमारे पास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का जो किरदार दिख रहा है वो हमको चुभता भी है और हमें सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि आखिर हमने क्या खोया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश नीति के स्तर पर। बिल्कुल। ट्रंप का फोन आया प्रधानमंत्री को सर, लेकिन अब एक और बड़ी चीज हम लोग कुछ सालों से देख रहे हैं कि किसी भी बड़े राष्ट्र अध्यक्ष से भारत के प्रधानमंत्री की बात होती है या विदेश मंत्री की बात होती है तो उसका टेक्स्ट नहीं आता है सामने। वो इस बार भी नहीं आया है।
वो एक ट्वीट आया पीएम का और उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है, 40 मिनट बात हुई, हॉर्मुज के बारे में बात हुई, लेकिन वो डिटेल्स नहीं आती हैं। ये भी सर ठीक नहीं है, जनता को मालूम तो पड़ना चाहिए क्या बात हुई 40 मिनट। देखिए, हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। व्हाइट हाउस में जब भी प्रेसिडेंट कोई बात करते हैं वहां सब कुछ रिकॉर्ड होती है। वो इनफॉर्मल बातचीत भी करते हैं तो भी रिकॉर्ड होती है। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द भी कहते हैं वो इतिहास का एक हिस्सा है, वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती है, हमारे यहाँ उसका, और इस पर कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती। मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं वो जो हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ था उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक प्रस्ताव पारित हो गया जिसमें यह कहा गया प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाएंगे वहां किसी भी तरीके का कोई भी समझौता कर लेंगे तो उसके लिए उनको अपने कैबिनेट से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आपने पूरे कैबिनेट सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। आप सोचिए, हमारा जो संविधान है वो दिखने में जरूर लगता है कि प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और कैबिनेट सिस्टम है, और उस कैबिनेट सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग इक्वल। सारी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के साथ कलेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारा जो सिस्टम है वो दरअसल कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। जब आप कैबिनेट को बाईपास कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी कैबिनेट के प्रति भी नहीं मानते, और थ्रू कैबिनेट वो अपनी जिम्मेदारी संसद के प्रति भी नहीं मानते। तभी तो आप इस तरीके के फैसले करते हैं। तो आपके और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में क्या बातचीत हुई है ये जानने का अधिकार हिंदुस्तान को क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जवाबदेह सरकार हो, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह सरकार हो, कैबिनेट सिस्टम के में अगर जवाबदेह सरकार हो तो ये डिमांड होनी चाहिए कि भाई आपके उनके बीच में क्या बातचीत हुई, आप क्यों छुपाना चाहते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते, क्या मजबूरी है आपकी? भाई ये भी तो होना चाहिए ना कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात कह दी हो जिससे हम भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाए, और यह भी हो सकता है कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बात कह दी हो जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा हो। तो दोनों ही स्थितियों में हमें जानने का अधिकार है, और यह हम लगातार देख रहे हैं कि भारत का रुख अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से लगातार बदला हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो हमको बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसका कोई खुलासा भी नहीं हो रहा, जिसकी कोई जानकारी भी देश को नहीं दी जा रही। ये क्यों है? बिल्कुल, ये सर, तो ये थी हमारी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई है, और पाकिस्तान जिस तरीके से तीसरे दौर में दूसरे दौर की बातचीत के लिए, शांति वार्ता के लिए तैयारी कर रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, 40 दिन के आसपास ये युद्ध चला, ऐसे में करीब 67 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से बात की है। भारत के राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है, 40 मिनट बात। लेकिन उसका मजमून बाहर नहीं आया कि 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई है, वो क्या बातचीत हुई। अब ये तो जानकारी लगनी चाहिए, लेकिन अब तो नहीं आई है बातचीत सामने। तो जब आएगी तो शायद हम लोग भी आपको बता पाएंगे और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हुई है तो उसमें ऐसा भारत को क्या ज्यादा गर्व करने की बात है। गर्व करने की बात तब होती जब भारत के लिए कोई रास्ता खुलता, जब भारत को तेल देने की जो बात है, अभी जो मोहलत, सो कॉल्ड मोहलत दी गई है, ये बार बार ये कहते हैं कि हमने मोहलत दे दी है, 1 महीने आप तेल खरीद सकते हैं। अब आप जानते हैं कि भारत में 74 डेज का स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है तेल की, और 47-48 डेज हो गए हैं युद्ध को। अब ऐसे में इसका कितना असर होगा, क्या इसका असर ज़्यादा होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके आ रही हैं वहाँ से जहाज़ें, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अभी तक कितने दिन में बहुत गिनी चुनी जहाज़ वहाँ से आई हैं जो पेट्रोल, क्रूड ऑयल लेकर। तो क्या इस विषय पर कोई बातचीत हुई? क्या तेल लेने के लिए रशिया से जो हमको मौका ट्रंप ने कहा था कि 1 महीना ले सकते हैं, वो बढ़ा है?
कोई और विषय पर बातचीत हुई, वेनेजुएला से या यूएसए से हम लोग जो तेल ले रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात हुआ, वो सब डिटेल्स नहीं आई। इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने को लेकर के तो बात बताई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए बारे में बातचीत हुई है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो आमतौर पर आनी चाहिए, वो नहीं आई। उम्मीद है कि जो बातचीत हो रही है, वो शांति बहाल हो, विश्व में शांति आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, जो सीज़फायर हुआ है वो और लंबा चले, ताकि आम आदमी जो जनता इस वक़्त परेशानी झेल रही है, उसकी वो परेशानी कम हो। क्योंकि अगर ये बंद रहता है तो न केवल किसानों के लिए, आम आदमी के लिए ये बहुत भयावह होने वाला है और स्थितियाँ बहुत गंभीर होंगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो, इसमें शांति बहाली हो और आम आदमी को जिस परेशानी का सामना रोज़ करना पड़ रहा है, वो उस परेशानी से बच पाए। क्योंकि आने वाले वक़्त में ये यकीन मानिए कि अ, गैस, तेल का संकट होना तय है और तय उसमें किसी का ज़ोर नहीं है, क्योंकि सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होगी तो ज़ाहिर है वो असर तो करती है। अब देखते हैं कब तक ये मामला निपटता है। उम्मीद है जल्द शांति बहाली होगी और युद्ध विराम जो हो गया है वो बढ़ता चला जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ समेत सारे रास्ते खुलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।